नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये मेरा जो आधुनिक हिस्ट्री का है ये 5वां पार्ट होगा। इसके पहले जो मैंने है आधुनिक हिस्ट्री का जो है 4 पार्ट पढ़ाया है, और इस पार्ट में जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो जो मैंने पढ़ा दिया था, अब पढ़ाऊँगा मैं आज से जो भारत का जो वायसराय लोग कैसे कौन हुए थे, उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। उसका जो बेल आइकन जो है इसको भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या होगा, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग तुरंत वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या है कि जितना भी हम लोग इसके पहले का जो वीडियो हम लोग पढ़ाए हैं, तो सारा का जो वीडियो है आप लोग ये जो आई आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे यदि आप लोग जाएंगे तो इस आई आइकॉन से सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके पहले जो मैंने पढ़ा है ये एंशिएंट हिस्ट्री का 13 पार्ट में मैंने वीडियो खत्म किया है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया, आप लोग वहाँ से जाकर के ये 13 पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको भी जो मैंने पढ़ाया है, इसका भी जो लिंक है मैंने जो है डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका जो वीडियो है वो 15+1 पार्ट में है। 1 पार्ट जो है वो मेरा रिवीजन का पार्ट था, वही मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका 1 to जो 4 पार्ट है, इसका भी जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, आप लोग वो भी जा करके जो वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो आई आइकॉन यहाँ पे है आप उसको भी क्लिक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, जो पार्ट 3 होगा हमारा, और ये आधुनिक हिस्ट्री का ये पार्ट 5 होगा। जो पार्ट 3 में पढ़ेंगे वो हम लोग वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा क्या है कि वायसराय का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग एक दिन में जो पूरा टॉपिक तो ले नहीं सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप लोगों को भी समझ में नहीं आया, कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसको मैंने जो है कुछ पार्टों में बांट दिया है। जो ये वायसराय का जो है मैं 3 पार्ट में वीडियो लेकर के आऊँगा, तो ये जो वायसराय का जो पार्ट होगा ये तीसरा पार्ट का ये पहला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसको तीसरा पार्ट में ही मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मैं जो वीडियो को भी शुरू करने से पहले लास्ट पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर करता हूं, तो चलिए पहले लास्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद फिर आज के पार्ट में बढ़ते हैं जो कि वायसराय का टॉपिक होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य का समय क्या रहा था। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य का समय रहा था वो रहा था 1828 से 1835 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उनका कार्यकाल को समय जो रहा था वो 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो चार्टर्ड एक्ट आया था इसके तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस पद को क्या बदल दिया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पे बदल दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि चार्टर्ड एक्ट लागू होने के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन बना। तो जो चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ इसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक बना। मतलब ये जो है ये क्या था, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। जो सती प्रथा होती थी उसको प्रतिबंधित जो है कब किया गया, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इस बेंटिक ने ही जो सती प्रथा को बंद किया था। नेक्स्ट क्या, किसके सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को जो है विलियम बेंटिक ने किसके मदद से बंद किया था, तो राजा राम मोहन राय के मदद से बंद किया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि जो सती प्रथा है इसके अलावा विलियम बेंटिक का कार्यकाल किसके लिए जाना जाता है, तो शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, शिक्षा सुधार भी जो है विलियम बेंटिक ने अपने कार्यकाल में किया था, इसलिए जो इसके कार्यकाल को ये जाना जाता है शिक्षा सुधार के बारे में। इन्होंने जो बहुत ज़्यादा जो सामाजिक सुधार का जो काम किया था, इसीलिए जो है इन्हें समाज सुधारक जो गवर्नर है वो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। तो सन 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की थी वो सर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि किसकी सिफारिशों को मानते हुए विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बताया। तो मैकाले जो थे उनके जो है उनका पद्धति को मानकर जो है इनको जो है बेंटिक ने शिक्षा का माध्यम बताया। तो किसके, मैकाले पद्धति को इन्होंने माना। ठीक है,
अगला क्या है कि बेंटिक ने ठगी प्रथा को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की, तो कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। मैंने जो लास्ट पार्ट है, जो इसका 4th नंबर पार्ट था, मतलब चौथा नंबर जो पार्ट था, उसमें सारा चीज़ को डिस्कस किया है। आप लोग को यदि अभी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार जो है 4th नंबर पार्ट जो है, इसके पहले का जो जस्ट पार्ट है, उसको जरूर जा करके देखें, तो सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के कार्य का समय क्या रहा, तो चार्ल्स मेटकॉफ का जो कार्य का समय रहा था वो 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं, इन्होंने मात्र कुल 1 वर्ष तक ही शासन किया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जो मेटकॉफ को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मैंने बताया था कि जो कॉफ को कॉफ़ी से याद करेंगे। ठीक है, और कॉफ़ी हम लोग कब पीते हैं, तो सुबह में पीते हैं, और कॉफ़ी पीते पीते क्या करते हैं, तो चाय पेपर पढ़ते हैं। तो पेपर जो पढ़ने का जो पेपर को मुक्त किसने किया था, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। ये आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। इनके शासनकाल में जो एक यही महत्वपूर्ण काम हुआ था कि इन्होंने जो है भारतीय प्रेस को मुक्त किया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल का समय क्या था, तो 1842 से 1844 जो था इनका कार्यकाल का समय था। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के समय में हुआ था, तो दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो हुआ था लॉर्ड एलिनब्रो के संबंध, मतलब इन्होंने दास प्रथा पर बैन लगाया था। ठीक है, किसने, तो लॉर्ड एलिनब्रो ने। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने के समय में ब्रिटिश हुकूमत में सिंध को मिलाया गया था, तो किस जनरल के संबंध में, तो उसमें था कौन, लॉर्ड एलिनब्रो था, जिसने कब 1873 में जो सिंध को जो है ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड ऑकलैंड के कार्य का समय क्या था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के जो कार्य का समय था वो था 1836 से 1842 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे इनके कार्य का समय क्या था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो कार्य का समय था वो था 1844 से 1848 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में किस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, तो नर बलि प्रथा जो है उस पर जो है रोक लगा दी थी। इसके बाद पार्ट का जो मैंने विस्तार में बताया है लास्ट पार्ट में, जो 4th नंबर पार्ट था, आप लोग जरूर जाकर के बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय जो प्रथम अंगल युद्ध था, सिख अंगल युद्ध था, मतलब एंग्लो सिख युद्ध था, वो किसके समय में हुआ था, तो और जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, तो वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्य जो है वो कब से कब तक रहा था, तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्य का समय रहा था वो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक रहा था। इनका कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आगे अभी हम पढ़ेंगे तो इनका ही सारा क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप लोग ध्यान से जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय अंगल सिख युद्ध जो था तथा पंजाब ब्रिटिश हुकूमत में विलय किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। मतलब द्वितीय अंगल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश हुकूमत में विलय जो है किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में महारानी विक्टोरिया को जो हीरा भेजा गया था उसका नाम क्या था, तो कोहिनूर हीरा था। आज भी ये फेमस है। कोहिनूर हीरा कहाँ है, तो महारानी विक्टोरिया के पास है, जो कि अभी इंग्लैंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस कमीशन के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भूमि कर जो रहित जो जागीरों की ज़मीन हड़पना शुरू की थी, तो वो इनाम कमीशन। ठीक है, और इनको बोला गया था ये हड़प नीति पे ज़्यादा विश्वास करते थे। फिर क्या, डलहौजी के शासनकाल को किस कारण याद किया जाता है, तो व्यापकगत सिद्धांत, मतलब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये मैंने पिछले पार्ट में अच्छे से बताया था, आप लोग एक बार उसको जरूर देख लेंगे 4th नंबर पार्ट को। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, मतलब व्यापकगत का जो सिद्धांत है उसके, ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस था किसके कार्यकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने सिक्किम पर कब और कैसे अधिकार कर लिया, तो 1850 ईस्वी में 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाकर जो है इसने सिक्किम को पर अधिकार कर लिया। कब, 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अवध का विलय डलहौजी ने कौन सा आरोप लगाकर किया था, तो अवध के जो नवाब थे उस पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है डलहौजी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था, मतलब अवध पर अपना शासन कर लिया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस समय अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था उस समय वहाँ का नवाब कौन था, तो जिस समय अवध को जो ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था उस समय का वहाँ जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय अवध को जो ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, तो वहाँ का उसमें शासन कौन था, तो वाजिद अली शाह था। और इसी पर जो है क्या था, कुशासन का आयोग, मतलब ये आरोप लगा दिया गया था किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी, मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, तो शिमला को इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना ली थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की थी। और मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जो किसे जो है सिविल सेवा का जनक कहा था, तो कार्नवालिस को बताया था, ठीक है। लेकिन उसमें जो सिविल सेवा वो होती थी वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए होती थी। बाद में जो भारतीय नागरिक के लिए जो शुरू किया वो किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई। वह पटरी कहाँ से कहाँ तक चली? पहली जो पटरी कहाँ से कहाँ तक बिछी थी, या रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से ठाणे तक चली थी। और कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में जो है सबसे पहली रेल चली थी। कब? तो कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से ठाणे तक। और किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि बम्बई से ठाणे के बीच जो पहली बार ट्रेन चलाने वाली थी उसको हरी झंडी कब मिली? तो 15 अप्रैल 1853 ईस्वी को हरी झंडी मिली थी, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो 1853 है इसी समय जो है सबसे पहली रेल चली थी। तो कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे तक। अगला प्रश्न है कि उस समय मुंबई से जो हम बम्बई से ठाणे के बीच जो चलाई गई ट्रेन थी उसकी दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर थी, मतलब 34 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर किया गया था बम्बई से ठाणे के बीच का, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ट्रेन चला था। अगला प्रश्न है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो 1854 ईस्वी में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? तो जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है कि पहली बार स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने और कब की? तो 1854 ईस्वी में। और किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी में, ठीक है। ये तो हमारा 35 क्वेश्चन था और मेरे पास हमारे पास 2 क्वेश्चन है। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन आंसर का है फिर सिलसिला खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सन 1853 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय में बिजली संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। तो वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो कलकत्ता से आगरा के बीच जो है बिजली की तार की सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था वो किसने लागू किया था? तो 1800 यहाँ पे हो जाएगा। वो किसने किया? 1793 में किया था। वो किसने? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने बताया था, जो किसने किया था? तो कार्नवालिस ने किया था, ठीक है। चलिए ये तो रहा आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो वायसराय का पार्ट है इसको मैं 3 पार्ट में लेके आऊँगा। तो 3 पार्ट का आज पहला पार्ट में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉर्ड कैनिन के बारे में, लॉर्ड एल्गिन के बारे में, ये लॉर्ड रॉबर्ट जो नेपियर था जो कार्यवाहक थे इनके बारे में, सॉर्ड विलियम डेनिस के बारे में, फिर सर जॉन लॉरेंस के बारे में, लॉर्ड मेयो के बारे में, जॉन स्ट्रेची के बारे में, और भी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं और किन के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस पार्ट में। उसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड नेपियर के बारे में, लॉर्ड नॉर्थबुक के बारे में, लॉर्ड लीटन के बारे में, रिपन के बारे में, डाफरिन के बारे में, लैंसडाउन के बारे में और एल्गिन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो हम लोग कर्जन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन से। जो कर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये भी इनके समय में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भारत के वायसराय ये कैसे कब स्टार्ट हुआ था? तो 1858 में एक अधिनियम आया था। उसके तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था वो क्या हो गया था? भारत के वायसराय के पद के में बदल गया था। तो क्या हुआ था? 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके परिणाम स्वरूप में 1858 का जो अधिनियम पारित हुआ उसके तहत क्या हुआ? गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और यह विद्रोह जो है किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, क्योंकि उसमें ये क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इनका शासनकाल जो गवर्नर जनरल का मतलब जो गवर्नर जनरल का रहा था वो 1856 से 1858 तक हुआ था। लेकिन ये जो वायसराय के पद पर रहे थे वो 1858 से 1862 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हुआ था कि यह 1856 से 1858 तक जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे उसका यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा उसका जो है भारत का प्रथम वायसराय भी रहे। और तत्पश्चात क्या हुआ था? इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम द्वारा भारत के प्रथम वायसराय में के रूप में इन्हें बनाया गया। मतलब जो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। कैनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे अपने शासनकाल में। तो अब चलिए अब उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1857 ईस्वी में जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वो किसके तर्ज पे की गई थी? तो लंदन विश्वविद्यालय जो था उसके तर्ज पर की गई थी। कहाँ कहाँ पे? तो कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में। जो किसकी क्या स्थापना की थी? तो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो किसके तर्ज पे की थी? मतलब किसके जैसी की गई थी? तो लंदन विश्वविद्यालय की तरह की गई थी, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड कैनिन के कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंडा विधियों
दंड विधियों को पारित किया गया था। मतलब अभी भी जो देखिए हम लोग आईपीसी जानते हैं, इंडियन पिनल कोड जानते हैं, सीपीसी जानते हैं, ये सब का जो है क्या हुआ था उसी से उनके समय में ही पारित किया गया था। इनके शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी, 1857 का विद्रोह, जो कि सैनिक विद्रोह था। और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था सैनिक विद्रोह। इसमें जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में जो है सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो एक बार जब मैं अभी जब पढ़ाऊंगा एक बार 1857 का सैनिक विद्रोह, तो इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के पुनः जो पश्चात जो है पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जो था क्या था, उसको क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। कहाँ, तो रंगून। ये मैंने जब पाठ पढ़ाया था जब उत्तरकालीन मुगल तो उसमें मैंने बताया था कि जो बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह जफर जिसको बोलते हैं या बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं इसको, जो इसने क्या किया था 1857 का क्रांति में दिल्ली की ओर से जो भाग लिया था, ठीक है। तो दिल्ली की ओर से जब भाग लिया था तो इसे पकड़ के फिर कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ था कि 1858 की महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। मतलब इसके पहले तक जो है 1857 तक जो है भारत पे किसका शासन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो शासन किसके आ गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेज लोगों के क्राउन के हाथ में पूरा का पूरा शासन आ गया। अगला क्या हुआ कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन की सलाह पर भारत में पहली बार 500 रुपये से अधिक आय पर जो है आयकर लगा दिया गया। तो 500 रुपये जो पहले जिसका भी आय था जो 500 रुपये से ज़्यादा, उस पर क्या किया गया, आयकर मतलब इनकम टैक्स लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह जो नियम अधिनियम वो पारित हुआ, मतलब पास हुआ। कब हुआ, तो 1856 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में भारतीय इतिहास प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ। जो भारतीय इतिहास में जो उसमें क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। मतलब नील की खेती करने के कारण जो है विद्रोह किया गया था, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कैनिंग के बारे में कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो जो भारतीय जो क्या बोलते हैं इंडियन काउंसिल जो बोलते हैं, ये कब 1861 में पारित हुआ था, किसके कार्यकाल में, तो कैनिंग के ही कार्यकाल में पारित हुआ था, ठीक है। कैनिंग के बाद जो है किसने आया, कौन आया, तो लॉर्ड एल्गिन आया, ठीक है। एल्गिन ने क्या था, 1 वर्ष की अल्पावधि के लिए शासन किया था। मतलब 1864 से 1862 से 1863 ईस्वी तक शासन किया था। तो उसमें क्या था, इसने जो है वहाबी आंदोलन को समाप्त किया था, ठीक है। तथा जो है पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है क्या है, ये जो कबायलियों का जो विद्रोह का दमन किया था। और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो पंजाब में हो गई थी। ये इनका बहुत शॉर्ट है, इसमें उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको आप लोग उतना इंपॉर्टेंट ना समझे। जो इंपॉर्टेंट मेन था कैनिंग के बारे में था, और भी आगे जो वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं कौन है। नेक्स्ट आए कौन, तो सर जॉन लॉरेंस। इन्होंने 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। इन्हें क्या था कि जो है इन्हें अफगानिस्तान में हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन किया। इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान में ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस नीति का पालन किया। इसके बाद जो है इनके कार्यकाल में यूरोप के द्वारा के साथ जो था दूर संचार व्यवस्था 1869 से 1870 ईस्वी में जो है कायम की गई। 1869 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था, क्या हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला क्या है कि इनके कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो है क्या हुआ था, उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो है अपने अभियान मतलब महान अभियान में ही इन्हें जाना जाता है, इन्हें जो है अपने महान अभियान के लिए जाना जाता है। इनके कार्यकाल में पंजाब का काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काश्तकारी अधिनियम किसके काल में पारित किया गया था, तो सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है कि 1865 में बंगाल एवं यूरोप के बीच जो है पहली समुद्री जो है टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। और उसके बाद क्या पॉइंट है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने भूटान को युद्ध में पराजित किया और संधि की थी, ठीक है। तो ये थे सर जॉन लॉरेंस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन है, तो लॉरेंस के बाद जो है कौन आए, तो लॉर्ड मेयो आए। इन्होंने 1869 से 1872 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो इनके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड जो है का उनका गठन हुआ था। मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल बोर्ड जो है वो फॉर्म हुआ था इनके शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ था कि इनके कार्यकाल में जो है सर्वप्रथम 1871 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। मतलब जो है कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो जो है उसकी शुरुआत हुई थी किसके, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है क्वेश्चन की जनसंख्या की शुरुआत जो है वो किसने हुई थी, जनगणना की जो संख्या वो है किसकी शुरुआत हुई थी, किसके काल में, तो 1871 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है कि इन्होंने जो है
कृषि और वाणिज्य के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, मतलब एक जो है डिपार्टमेंट बनाया था इन्होंने कृषि के लिए और वाणिज्य के लिए। उसके बाद क्या हुआ था, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है 1872 में अंडमान निकोबार में एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी, मतलब अंडमान निकोबार के जेल में एक कैदी था, उसके द्वारा क्या हुआ था, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कब? 1872 ईस्वी में। इसने जो है राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अब अजमेर जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। अगला और आखिरी पॉइंट है इनका, तो ये इन्होंने क्या किया था, तो 1872 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था इनके शासनकाल में। क्या हुआ था? 1872 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था इसके शासनकाल में। तो ये थे मेयो। अब इनके बाद जो आए थे वो है लॉर्ड नॉर्थ बुक। ठीक है, इन्होंने क्या है 1872 से 1876 ईस्वी तक शासन किया। नॉर्थ बुक ने जो है 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया, मतलब उनको अपने पद से उतार दिया। इसके कार्यकाल में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई। इनके कार्यकाल में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ, देखिए वहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे फिर से हुआ था। फिर इसी के कार्यकाल के समय में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या आखिरी पॉइंट कि नॉर्थ बुक द्वारा जो है इसमें 10,000 रुपये दान किए गए थे। जो ये जो कॉलेज की स्थापना हुई थी ओरिएंटल कॉलेज की, उसमें जो इन्होंने क्या किया था 10,000 रुपये दान में दिया था। ठीक है, ये जो थे लॉर्ड नॉर्थ बुक थे। अब देखते हैं हम लोग अगले कौन थे। नेक्स्ट है लॉर्ड लीटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1876 से 1880 तक शासन किया। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था कि राज्य जो उपाधि अधिनियम पारित करके 1870 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि केसर ए की उपाधि जो है, केसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को। किसके शासनकाल में दिया था? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। और एक क्या है कि लॉर्ड लीटन का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1876 से 1880, मतलब 3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अगला क्या है कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसमें जो है एसएन बनर्जी ने आकाश से गिरे वज्रपात की संज्ञा दी थी। तो वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट जो है किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड लीटन के ही शासनकाल में 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि लॉर्ड लीटन जो एक विख्यात कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और लेखक भी थे। ठीक है, विद्वानों के बीच जो है इसे किस नाम से जाना जाता था, तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। तो ये जो जब भी अपना कोई भी बुक या पुस्तक कुछ भी लिखते थे तो ये किस नाम से लिखते थे, तो ओवन मेरेडिथ से लिखते थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है जो आखिरी पॉइंट होगा इसके लीटन के द्वारा कि 1878 में स्ट्रेची महोदय के नेतृत्व में एक अकाल का आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अभी एक और पॉइंट है लीटन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या था कि लीटन ने ही जो है सिविल सेवा में जो प्रवेश की उम्र था वो 21 वर्ष से घटा करके कर दी थी, तो 19 वर्ष कर दी थी। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने ही। उसके देखिए लीटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग जो है वीडियो पॉज कर करके एक बार इसको जो है नोट भी कर लेंगे अपने कॉपी में तो अच्छा रहेगा। फिर क्या 1878 में स्ट्रेची जो रिचर्ड स्ट्रेची है उनकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर क्या राज उपाधि अधिनियम के तहत जो मैंने अभी जस्ट बताई केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, किसको, तो महारानी विक्टोरिया को। उसके बाद क्या है कि 1 जनवरी 1877 ईस्वी, ठीक है, को दिल्ली जो दरबार का आयोजन किया गया था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था, तो इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। वही फिर देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो मैंने बताया 1878 में किया गया था, तो इन्होंने क्या किया था, समाचार पत्रों पर फिर से जो है प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध को उसके पहले कौन हटाए थे, तो मेटकॉफ हटाए थे, फिर से इन्होंने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था 1878 से 1880 में क्या हुआ था, इनके शासनकाल में ही जो द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग अब कौन आए थे। तो लीटन के बाद जो है कौन आए, तो लॉर्ड रिपन आए। रिपन ने 1880 से 1884 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, ये इनके क्या था, तो ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे, मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने जो है क्या किया था, नगर पालिका का गठन किया था। इन्होंने जो है मैसूर को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया था। जो मैसूर के पुराने शासक जो थे उनको क्या किया था, इन्होंने मैसूर वापस कर दिया था। ठीक है, फिर क्या है, प्रथम व्यक्तिगत जनगणना जो है इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। जो लीटन थे उनके काल में जो शुरुआत हुई थी, और जो प्रथम व्यक्तिगत जनगणना जो है 1881 में इनके ही शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। फिर 1881 में जो है कारखाना अधिनियम भी है, जो फैक्ट्री एक्ट जो है इनके ही शासनकाल में पारित हुआ।
फिर 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने के बाद क्या हुआ, जो है फिर से जो है प्रेस को मुक्त कर दिया गया। तो इन्हें भी जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जैसे मेटकॉप को कहा जाता है उसी तरह इन्हें भी कहा जाता है, क्योंकि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था और जो है प्रेस को फिर प्रतिबंध कर दिया गया था, तो फिर इन्होंने जो इस एक्ट को जो है रद्द करके फिर से प्रतिबंध को हटाया और फिर से जो है प्रेस सही सलामत चलने लगी। फिर क्या हुआ कि रिपन के कार्यकाल में सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग जो 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का गठन जो है किसके शासनकाल में किया गया, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया। कब किया गया, तो 1882 ईस्वी में किया गया। अगला पॉइंट क्या बनता है कि 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने ही की थी। नेक्स्ट क्या पॉइंट बनता है कि 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था। इसी विवाद के कारण जो है अपने कार्यकाल से ही पूर्व क्या कहता है, रिपन ने जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये था रिपन का कार्यकाल। अब हम लोग देखते हैं जो रिपन के बाद आए थे लॉर्ड डाफरिन के बारे में, ठीक है। तो डाफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 ईस्वी तक था। 1885 ईस्वी में बर्मा के तीसरे युद्ध में बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। जो मतलब ब्रिटिश या भारतीय में जो है भारत में बर्मा को मिला लिया गया, ठीक है। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डाफरिन के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करेंगे, ठीक है। और किसने की थी, तो हम लोग वो जो आगे पढ़ेंगे जरूर इसके बारे में बताएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। उसके बाद जो इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना थी, जब राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग सारा इसको अच्छे से विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस हम लोग इतना जान लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डाफरिन के ही काल में हुई थी। अगला क्या है कि लॉर्ड डाफरिन के काल में जो है अफगानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इनके कार्यकाल में बंगाल 1885, अवध 1886 और पंजाब 1887 ईस्वी जो किराया अधिनियम पारित हुआ था। मतलब बंगाल में 1885 में, अवध में 1886 में और पंजाब में 1887 में किराया मतलब फेयर एक्ट जो है पारित किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारतीय स्त्री की जो रक्षा हेतु जो है लेडी डाफरिन फंड की स्थापना की गई। जो भारतीय स्त्रियों की रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया, लेडी डाफरिन फंड की स्थापना की। और क्या है 1887 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ठीक है, ये तो थे लॉर्ड डाफरिन। अभी हम लोग अब नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन थे। तो डाफरिन के बाद आए लॉर्ड लैंसडाउन। इन्होंने 1888 से 1893 ईस्वी तक शासन किया। मतलब इन्होंने भी जो है लगभग 6 वर्ष तक शासन किया या 5 वर्ष तक शासन किया। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो इनके कार्यकाल में 1893 में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा क्या बोला जाता है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा को किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनके शासनकाल में 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम या कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। जो फैक्ट्री एक्ट था 1891 में दूसरा, पहला जो लॉर्ड लैंसडाउन के समय उस डाफरिन के समय में हुआ था, और अभी जो है फिर इनके कार्यकाल में 1891 में हुआ था। उसके बाद क्या है कि एज ऑफ कमेंट जो है बिल का पारित होना इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि इसने जो है मणिपुर के टिकरेंद्रजीत के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया था। जो विद्रोह जो हुआ था मणिपुर में, उनको जो है टिकरेंद्रजीत के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उनका इन्होंने दमन किया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनता है, जो लास्ट पॉइंट है कि 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन इसी के काल में हुआ था। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनका आगमन जो 1889 ईस्वी में भारत में हुआ था, वो लॉर्ड लैंसडाउन के ही कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कौन थे। तो लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जो है आखिर जो उसके अगले वायसराय हुए वो कौन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। मतलब जो लॉर्ड एल्गिन टू है, इन्होंने कब से कब तक 1894 से 1899 मतलब 5 वर्ष तक इन्होंने भी शासन किया। तो इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या कही थी, तो लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं शुरू हो गई, ठीक है। जो क्रांतिकारी लोग थे वो अपनी जो है आतंकवादी घटना जो है शुरू कर दिया और जो है ब्रिटिश लोगों को जो है परेशान करने लगे। पूना के चापेकर जो बंधुओं द्वारा 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जो है भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या थी। जो ब्रिटिश लोगों की जो हत्या है वो पहले कहाँ हुई थी, पूना के चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, इसने जो हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के एक राज्य की त्रिचाल का विद्रोह को दबाया था। जो हिंदू कुश पर्वत के पास जो दक्षिण के समय में दक्षिण एरिया में जो एक राज्य था त्रिचाल, उसके विद्रोह को इन्होंने दबाया था। और इनके काल में क्या घटना हुई थी, तो इनके कार्यकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था। जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अकाल जो है कि इनके शासनकाल में पड़ा था, तो एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में अकाल पड़ा था।
नेक्स्ट क्या है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा जो वेल्लूर रामकृष्ण मिशन का जो और की जो मठ की स्थापना की गई थी वो इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनता है कि इन्होंने घोषणा की थी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। ठीक है, ये इनका भाषण था। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद क्या कि इन्हीं के समय में जो है मुंबई में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि चूहों के इससे फैलती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो जो है इनके समय में फैल गया था। किनके समय में? तो लॉर्ड एल्गिन के समय में फैल गया था। ठीक है, तो ये तो एल्गिन। अब जो है ये आज का पार्ट था। अब इसके बाद जो हम लोग अगले पार्ट में जो पढ़ेंगे, जो इसके बाद जो आने वाले वायसराय थे हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड एल्गिन के बाद जो आए थे वो कौन आए थे? लॉर्ड कर्जन आए थे, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़े थे और इनके जो शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है तो 1905 में हुई थी क्या? बंगाल का विभाजन, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा, उसके बाद आपको हम लोग जो भी कोई भी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो है ये जो लिंक दिख रहा है आप लोग इस पर क्लिक कीजिए, जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, हम लोग को जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ जो वहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं, और जो वीडियोस है वो भी हम लोग वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग जा करके तुरंत ही वो वीडियो देख सकते हैं और तुरंत ही जो भी पीडीएफ होगा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि जो सारा डिस्क्रिप्शन में जो है सारा लिंक डाल दिया गया है वीडियो का, आप लोग वहाँ से भी सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के फिर से नए जो 6 पार्ट में हम लोग फिर से हाजिर होंगे, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।